नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेमा ज्ञान संगम के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फोटोसिंथेसिस का वीडियो लेक्चर। आज हम इस शब्द के बारे में जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में किस प्रकार से होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस शब्द का मतलब क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस शब्द का आसान मतलब होता है कि शब्द को आप दो भागों में तोड़ लीजिए। पहला इसका जो पार्ट है वो है फोटो। यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट, एंड दूसरा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कुछ फॉर्म होना। तो इस शब्द को आप जोड़ के समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि लाइट की मदद से किसी चीज़ का फॉर्म होना। इसी चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब लैंग्वेज में हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि किसी भी लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी में। इसी चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये लाइट एनर्जी का मतलब क्या है? लाइट एनर्जी का मतलब है कि जो प्लांट्स का सरफेस होता है उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और मैं डिटेल में बात करूँ तो क्या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? आप बताइए, सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपका जवाब होगा करते हैं। तो मैं मानूंगा बिल्कुल आपका जवाब सही है, लेकिन आप इसमें थोड़ा करेक्ट कीजिए कि सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं मगर उनका ग्रीन होना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अगर प्लांट ग्रीन है इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल के अंदर ही ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, तो जो लीफ के अंदर हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इन केमिकल्स का क्या मतलब है? इन केमिकल्स का मतलब है जो कि फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 प्लस वाटर मिल करके हमारा ग्लूकोज और ATP और ऑक्सीजन बनाता है। तो जो ATP है वो हमारा केमिकल्स है। तो इसी केमिकल्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स में क्या इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ, कि अगर प्लांट ग्रो हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की मदद से हो रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है फूड का, जिस फूड की मदद से प्लांट को एनर्जी मिल रही है। उन एनर्जी की मदद से वो अपने हार्मोन क्रिएट कर पा रहा है, और जो हार्मोन क्रिएट कर पा रहा है तो उसके जो हार्मोन है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ होने में। और सेकंड हम बात करें तो ये फाउंडेशन क्रिएट करता है अर्थ के फूड वेब का। फूड वेब से क्या मतलब है? फूड वेब से मेरा मतलब है कि अगर प्लांट्स है, मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, ये अपना खाना बना रहा है, तो जो आपका एक एनिमल है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली हर्बीवोर्स, तो जो हर्बीवोर है इस पे वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, क्योंकि वो तो प्लांट्स खा रहा है। और अगर प्लांट्स मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं तो इस हर्बीवोर को खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये तो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारे अर्थ के फूड वेब में भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में। इस इक्वेशन को आपने काफ़ी जगह देखा होगा और आप काफ़ी समय से इस इक्वेशन को पढ़ते आ रहे होंगे। तो इक्वेशन क्या कहती है आपसे? 6 कार्ब CO2 प्लस 6 H2O लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये फॉर्म कर लेते हैं आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये ATP का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्लांट्स को मेजरली CO2 मिलती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो हम CO2 रिलीज करते हैं उसी CO2 को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो किस पार्ट से करते हैं? तो जो प्लांट्स में प्लांट्स की लीफ होती हैं उस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के लिए ही काम आते हैं। और गैसियस एक्सचेंज आपका एक और जगह से होता है। प्लांट की स्टेम में लेंटिसेल्स नाम के एक ओपनिंग पाई जाती है, उसको लेंटिसेल्स कहते हैं, जहाँ पे पेरेंकाइमा के सेल आपको पाए जाते हैं। और ये वाटर आपको कहाँ से मिला? वाटर आपको मेजरली मिलता है रूट से। प्लांट्स की रूट्स मेजरली वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और लाइट एनर्जी आपको सन से मिली थी। इन सब ने मिल करके आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया और ऑक्सीजन आपका निकाल दिया एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसको हम ह्यूमन बीइंग एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एंड CO2 को रिमूव करते हैं रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे। CO2 एंड वाटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग लाइट एनर्जी।
जो CO2 एंड वाटर है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को ग्लूकोज में और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। यही इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं आगे। तो अब आ जाता है आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कि ऐसी रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो सबसे इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो चीज़ें, एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन, एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंट में हो रही होती हैं। और डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो लाइट की एब्सेंस में हो रही हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होकर हो रही हैं, कि जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बने, जैसे कि आपका जो ATP है और NADP है वो आपके लाइट के एंड प्रोडक्ट है, और जो उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होकर जो रिएक्शन आपकी चल रही है उसी रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि डार्क रिएक्शन लाइट जब दिन हो तो नहीं होती, डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है, इससे आपका कोई ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके लोकेशन के बारे में। तो ये लोकेट होती हैं आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट रिएक्शन आपकी कहाँ पर होती है? तो लाइट रिएक्शन आपकी होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है आपके क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को एंड ATP और NADP का जनरेशन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ATP और NADPH का फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं दो प्रोडक्ट के ऊपर आपकी डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती हैं। अब बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में, कि ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट पर डिपेंड ही नहीं करती। तो ये कहाँ पर होती हैं? ये आपकी होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के में। और स्ट्रोमा का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये आपके थाइलाकॉइड्स हैं, ये आपके थाइलाकॉइड्स है। तो यहाँ पर तो आपकी लाइट रिएक्शन चल रही है, और यहाँ पर आपकी जो होती है स्ट्रोमा में, ये आपका स्ट्रोमा है, ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ये आपका स्ट्रोमा है। यहाँ पर आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चलती है, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करें, प्रोसेस कैसे होता है? तो ATP एंड NADPH फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। मैंने आपको बताया कि जो ATP एंड NADPH है ये इनके ऊपर डिपेंड होती हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला की फैक्टर होता है लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट ज़्यादा आ रही है, लाइट कम आ रही है, इस चीज़ पर भी हमारे प्लांट की फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर सकती है। वेवलेंथ ड्यूरेशन, कि किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है। एक TW इंगलमैन, इनने क्या करा था कि इनने एक स्पेक्ट्रम लिया था और उससे वाइट लाइट को पास किया था। तो व्हाइट लाइट वेवग्योर में बट गई, जो वेवग्योर में बढ़ी तो जो ब्लू और रेड रीजन थे इनमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिली, जहाँ पर आपकी जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे थे रेड एंड ब्लू रीजन में। ठीक है, तो आप इसके वेवलेंथ के बारे में, यहाँ पर ये मतलब है रेड एंड ब्लू रीजन में आपकी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। अब दूसरी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये प्लांट्स को अफेक्ट भी कर सकती है और हार्मफुल इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर अपना डाल सकती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी एक मेजर फैक्टर हो जाती है। अब तीसरी बात करें टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी एक अफेक्ट कर सकता है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो ये प्लांट्स की लीफ को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ऑप्टिमल कंडीशन एनहेंस एफिशिएंसी, डेविएशन में लिमिट द प्रोसेस, कि ये यही कह रहा है अगर कंडीशन हमारी नॉर्मल है तब तो सही है, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, मतलब अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है, आपकी लाइट ज़्यादा आ रही है, कंसंट्रेशन CO2 की ज़्यादा है, तो ये सब मिल करके हमारे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इस बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस और एडेप्टेशन के बारे में। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ऑक्सीजन प्रोडक्शन सस्टेन लाइफ। यह मैंने आपको बताया था कि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन वो रिमूव नहीं करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, और अगर प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं रिमूव करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को कहाँ से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये हमारे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस का सबसे मेजर प्रोसेस यही रहता है कि वो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। और वाइटल इन द ग्लोबल फूड चेन में भी प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, कि मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था हार्बीवोर्स का और प्लांट का, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अब बात करें एडेप्टेशन क्या है, कि प्लांट यूज C4 एंड CAM, इसको अपन C4 साइकिल भी कहते हैं, फॉर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट करने के लिए प्लांट C4 एंड C3 साइकिल भी यूज़ करते हैं। तो C4 साइकिल और C3 साइकिल में क्या डिफरेंस होता है मैं मेजरली आपको बता देता हूँ। C3 साइकिल प्लांट्स के हर पार्ट में होती है, मतलब हर किसी प्लांट में C3 साइकिल तो होना कन्फर्म है, लेकिन C4 साइकिल कुछ ही प्लांट में होती है।
C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल का मैं आपको मेजर चीज बता रहा हूँ। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका 3-PGA, जिसको अपन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। एंड C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको अपन OAA भी बोलते हैं। तो जो 3-PGA का मॉलिक्यूल स्टेबल है वो आपका उससे पहले बना होगा। आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है C3 साइकिल में वो होता है आपका 5 कार्बन का RUBP, जिसको अपन राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। और C4 साइकिल का सबसे पहला आपका जो कार्बन एक्सेप्टर होता है उसको टैप बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से इतना ही था। मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप, और मैंने जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।